हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का ओसीएम न्यू सिलेबस और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक और इंटरेस्टिंग आंसर जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। जी हां दोस्तों, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये हेनरी फेयोल ने दिए थे और उनको हमने एकदम आसान तरीके से एड इन सोर्स इस शॉर्ट कोड के जरिए पढ़ लिया था। आज हम बात करने वाले हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिहाज से एक इंपॉर्टेंट आंसर है। दोस्तों, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं, ये आपके नजरिए पर, ये आपके पर्सपेक्टिव पर, थिंकिंग के पर्सपेक्टिव पर एक जबरदस्त सी चोट करते हैं। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो आपको कहते हैं कि भैया कोई भी डिसीजन ऐसे ही मत ले लो, साइंटिफिकली सोचो, प्रिंसिपल्स को फॉलो करो, उसूलों और आदर्शों पे चलोगे तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ोगे और अच्छे मैनेजर बन पाओगे, अच्छे बिजनेसमैन बन पाओगे, अच्छे एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जब बात आती है साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स की, तो याद रखिए ये नाम जो है फ्रेडरिक टेलर। जी हां दोस्तों, टेलर भाई साहब जो थे हमारे, ये एक अमेरिकन थे और इन्होंने अपना करियर जो था एक स्टील वर्क्स की फैक्ट्री में शुरू किया और धीरे धीरे वहां पर मेहनत करते हुए ये अपने करियर को आगे बढ़ाने लगे। फिलाडेल्फिया में इन्होंने अपनी मेहनत के जरिए बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस किया और साथ ही साथ दोस्तों ये एक चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर स्थापित हुए। He introduced his observations and experiments based on scientific data. इनकी एक अलग पहचान बन गई थी दोस्तों, ये किसी भी काम को साइंटिफिकली सोच समझकर करने में बिलीव करते थे और इसीलिए टेलर्स अप्रोच टुवर्ड्स मैनेजमेंट इज टर्म्ड एज साइंटिफिक मैनेजमेंट। और इसी कारणवश इनका जो तरीका है मैनेजमेंट का, इसे साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। दोस्तों, फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स ही इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो याद रखिए दोस्तों, एफ.डब्ल्यू. टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिलिप्स के लिए आ सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज का दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट और कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का ये आंसर। इन 6 पॉइंट्स को आसानी से समझने के लिए, लिख करके प्रैक्टिस करने के लिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमारा शॉर्ट कोड है MDH। जी हां, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। M फॉर मेंटल रिवॉल्यूशन, D से 2 पॉइंट्स डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। साथ ही साथ दोस्तों H से आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन में। याद रखिए ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं ये साइंस पे बेस्ड है, नॉट रूल ऑफ थंब। और आखिर में कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। यानी इस प्रकार यहां पर इन 6 पॉइंट्स के माध्यम से ये जो एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब है ना, ये हमें कह रहे हैं कि बहुत साइंटिफिकली सोचो, ऐसे ही लगे हाथ काम मत कर दो, किसी भी चीज को सोच समझ के आगे बढ़ो किसी भी चीज में, तो आप डेफिनेटली सफलता की सीढ़ियां चढ़ पाएंगे। तो चलिए बारीकी से MDH साइंस एंड कोऑपरेशन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट आपके सामने, मेंटल रिवॉल्यूशन। जी हां दोस्तों, मेंटल रिवॉल्यूशन की जब बात आती है ना, तो यहां टेलर भाई साहब जो हैं ये आपकी सोच के ऊपर चोट कर रहे हैं। ये कहते हैं कि बॉस नजरिया बदलो। जी हां, नजर को बदलो तो नजरिया बदलेगा, नजर को बदलो तो नजरिया बदल जाएगा और आपकी सोच जो है ना वो तालमेल बिठाने की हो जाएगी। जी हां दोस्तों, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय की तरफ नजरिया, एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर की तरफ जो नजरिया है ना वो बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही प्रॉपर हो। इसी से एक एकात्मता, एक कंट्रीब्यूशन करने की जो इच्छा है, कंपनी को अपना समझने की जो बिहेवियर है ना वो बढ़ने लगेगी। टेलर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिवॉल्यूशन। द प्रिंसिपल फोकसेस ऑन चेंज इन एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। क्योंकि दोस्तों ग्रैटिट्यूड इज द राइट एटीट्यूड। आपको बहुत ही अपनेपन के साथ काम करना चाहिए। कोई भी काम आप कर रहे हैं तभी आप उसमें डेफिनेटली सफलता हासिल कर पाएंगे, अर्जित कर पाएंगे सक्सेस को, और कहीं ना कहीं दोस्तों आपके व्यवहार से ही आप एक अच्छा मुकाम भी हासिल कर पाएंगे। बोथ यहां पर मैनेजमेंट भी और एम्प्लॉय भी बोथ शुड रियलाइज
देयर इक्वल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं हूं तो मैं कर रहा हूं तभी हो रहा है, मेरे बिना तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि ये दोनों जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, ये एक गाड़ी के पहिए की तरह है। अगर एक भी पहिया मिसमैनेज हो जाता है, डिसबैलेंस कर देता है, तो पूरी कार जो है वो एक्सीडेंट हो जाएगी, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। और इसीलिए दोनों को अपना महत्व समझते हुए ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करना चाहिए। दे शुड गिव full cooperation for achieving goal of organization. This will increase productivity and profits. तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट यहां पर आप समझ पाए होंगे, एम से मेंटल रिवॉल्यूशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला जो पॉइंट है ये है एमबीएच के अंदर डी से डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी। दोस्तों यहां याद रखिए कि हमारे हेनरी फेयोल भाई साहब ने भी अपने प्रिंसिपल्स में कहा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी ये बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंड इन हैंड जाते हैं, साथ ही साथ होते हैं। आपको जिम्मेदारी काम की लेना आना चाहिए, तभी आप काम को अपनेपन से और पूरी मेहनत और पूरी लगन से कंप्लीट कर पाएंगे। Proper division of work should always be accompanied with division of responsibilities। यानी एक व्यक्ति को चुनो और उसको जिम्मेदारी दे दो कि भैया ये काम जो है ना ये तू ही करने वाला है और तुझे ही इसे कंप्लीट करना है, तो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी फील होगा। उसे लगेगा कि नहीं यार ये तो मेरी जिम्मेदारी है, बॉस ने मुझे कहा है तो मैं ही इसे अच्छे से करने वाला हूं। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बाइफर्केशन से मैनेजर और एम्प्लॉइज के बीच में एक तालमेल भी बनता है और जबरदस्त तरीके से काम भी कंप्लीट होता है। मेजर प्लानिंग तो टॉप और मिडिल लेवल के लोग ही करते हैं, जो एम्प्लॉइज होते हैं वो एग्जीक्यूट करते हैं उस प्लान को। द रिपोर्टिंग जो होती है वो रिपोर्टिंग का काम का जो इंस्ट्रक्शन जो सुपीरियर देता है उसके हिसाब से होता है। तो ये पूरा जो एक चेन है ये अच्छे से तभी होगा जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज का डिवीजन होगा। यस, मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, encourage and guide the employees. It helps for best performances of managers as well as employees। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप समझ गए होंगे। राइट पर्सन को राइट जॉब दो, हर एक को अपनी अपनी जिम्मेदारी बता दो और आपका काम सही हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, बहुत जरूरी है कि आप रेगुलरली अपडेट करते रहें, अपने आप को अपग्रेड करते रहें। अगर आप वही घिसा पिटा ज्ञान लेकर बैठे रहेंगे तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे जीवन में। यह बहुत जरूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयर के लिए भी और एम्प्लॉय के मैनेजमेंट के लिए भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स रखने चाहिए, जिससे वो अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकें, नॉलेज को अपग्रेड कर सकें, उन्हें काम करने में मजा भी आए और नई नई चीजें सीखते हुए वो ऑर्गेनाइजेशन के फायदे में काम करते रहें। बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन always depends on the skills and capabilities of its employees to a great extent। My dear students, याद रखिए, providing training and development programs to the employees whenever required is very essential। बहुत ही काम का है, उनको अपने रूटीन काम से हटकर थोड़ा कुछ अलग सीखने का मौका भी मिलता है और उसे अपने रूटीन काम में अपनाने का, यूज करने का मौका भी मिलता है। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और फायदा ऑर्गेनाइजेशन का होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इट अल्टीमेटली अफेक्ट्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Each employee should be given an opportunity, a proper opportunity to attain greater efficiency and maximum prosperity। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों दोनों डी आप समझ गए होंगे। हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, आंसर का नाम एमडीएच, साइंस एंड कोऑपरेशन। एम से हमने पढ़ा मेंटल रिवॉल्यूशन और डी से दो पॉइंट्स आपके सामने, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, अगला पॉइंट बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। जी हाँ, बहुत ही अच्छा माहौल होना चाहिए, हार्मनी का माहौल होना चाहिए। वर्किंग एनवायरनमेंट जो है ना वो हेल्दी होना चाहिए। यहाँ पे कोई तू मैं नोक झोंक, ईगो, देख उसने ऐसा कर दिया, देख इसने ऐसा कर दिया, ऐसी ओवर एक्टिंग नहीं होनी चाहिए। यहां पर दोस्तों हार्मनी का माहौल होगा ना, तभी तो दोस्तों आप आसानी से काम में अपना मन लगाकर काम कर पाएंगे, सफलता हासिल कर पाएंगे। हार्मनी यानी वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट हेल्दी होना, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय यानी मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज के बीच में कभी भी तकरार नहीं होनी चाहिए। कई बार हमने देखा है फिल्मों के अंदर भी और कई बार हमने महसूस भी किया है, वर्कर्स जो है बेचारे स्ट्राइक कर देते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ता है, नारे लगाने पड़ते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लेकिन ऐसा तभी हो पाता है, ऐसा तभी होता है जब मैनेजमेंट उनकी मांगों को सुन नहीं रहा है, एड्रेस नहीं कर रहा है उनके प्रॉब्लम्स को। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, माहौल हार्मनी का होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, टेलर भाई साहब कहते हैं देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड मैनेजमेंट। दिस कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन देम। यानी झगड़े कम होंगे अगर हार्मनी रहेगी।
perfect understanding रहेगी between employees and management will be helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal, that is success. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे। ऑर्गेनाइजेशन को सोचना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हासिल करनी है तो एम्प्लॉइज के साथ बना के रखिए कोऑर्डिनेशन। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अगला पॉइंट है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी जैसा कि मैंने शुरुआत में ही बताया, टेलर भाई साहब जो हैं हमारे, इनका हमेशा से व्यवहार सोचना हमेशा ऐसा रहा है कि बस साइंटिफिकली कोई काम करो। अगर आपको ट्रक में कुछ लोड करना है और ट्रक में से कुछ अनलोड करना है ना, तो भी साइंटिफिकली सोचो कि ये आसानी से कैसे हो सकता है, कम टाइम में कैसे हो सकता है, इफेक्टिवली कैसे हो सकता है, सामान को नुकसान पहुंचाए बिना मैं ट्रक में कैसे सामान डाल सकता हूं, अच्छे से इफेक्टिवली ज्यादा सामान कैसे रह सकता है। ये पूरी सोच समझ की प्रक्रिया साइंटिफिकली अगर होगी तो काम आसान हो जाएगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, कभी भी एक मैनेजर को रूल ऑफ थंब फॉलो नहीं करना चाहिए, मतलब करके देखता हूं, ट्रायल एंड एरर बेसिस, देखते हैं क्या होता है, इस डिसीजन को ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा सिर्फ गफलत में रहकर डिसीजंस लेना बेवकूफी है। और इसीलिए टेलर कहते हैं साइंस बट नॉट अ रूल ऑफ थंब। In order to increase organizational efficiency, the rule of thumb method should be substituted with the methods developed through scientific analysis of work. Rule of thumb decisions are based on personal judgments of the manager. जी हाँ, रूल ऑफ थंब उसी को कहते हैं जब पर्सनल जजमेंट पे मैनेजर सोचता है करके देख लेता हूं, देखते हैं क्या होता है, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही होगा। ऐसी पटेली में वो कई बार गड़बड़ कर देता है। टेलर इंसिस्टेड अपॉन साइंटिफिक मेथड फॉर एवरी स्मॉल वर्क, छोटे से छोटा ही काम क्यों ना हो उसको साइंटिफिकली पूरा सोच समझ के करना चाहिए। This principle is concerned with selecting the best way, underline कर दीजिए, selecting the best way, selecting the best way, selecting the best way of performing a job। यानी किसी भी काम को करने के तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें से बेस्ट कौन सा है ना, वो आप चुनिए ताकि आप अच्छे से काम कर पाएं after scientific analysis of that job and not by trial and error basis। yes, ट्रायल एंड एरर पे नहीं, पूरा सोच समझ के आपको निर्णय लेना है। स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड टाइम एंड स्टैंडर्ड आउटपुट शुड बी डिफाइंड by the manager. This will help in saving time and human energy and will result into expected standard output। यानी जितनी आपने उम्मीद की है उतना आउटपुट डेफिनेटली आएगा अगर सोच समझ के आपने काम किया। अगर ऐसे ही काम कर दिया है तो हो सकता है जितना सोचा हो उतना रिजल्ट अचीव ना हो। According to Taylor, even a small production activity like loading iron sheets into a box cars can be scientifically planned। यानी छोटा सा काम लोडिंग और अनलोडिंग का भी साइंटिफिकली प्लान किया जा सकता है और ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी हासिल की जा सकती है। बढ़ते हैं दोस्तों आखिरी पॉइंट की ओर। आखिरी पॉइंट भी बहुत ही सिंपल सा है, कोऑपरेशन एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। सब कुछ मैं करता हूं, सब कुछ मेरे वजह से ही तो है, मैंने वो किया, मैंने ये किया, मेरा ऐसा न मेरा वैसा। ऐसा सोचने वाले कभी भी ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं सोच पाते। और ऑर्गेनाइजेशन के हित में, ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आपको कोऑपरेशन की फीलिंग लानी पड़ेगी, ना कि इंडिविजुअलिज्म की। यस, इंडिविजुअलिज्म ये बहुत ज्यादा हानिकारक है क्योंकि इसमें आप सिर्फ अपना सोचते हैं। This principle emphasizes on mutual cooperation between workforce, that is employees and management। दोनों को एक दूसरे का सोचना है। Due to cooperation, trust and team spirit etc, internal competition will turn into healthy working environment। यानी जब आप ये सारे ईगो क्लैशेस को भुला करके एक साथ एक यूनिट की तरह यूनाइटेड होकर काम करेंगे ना, तो आप कंपटीशन को, ईगो को भूल जाएंगे और वर्किंग एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाते हुए ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए काम करेंगे। मैनेजमेंट शुड ऑलवेज कंसिडर द suggestions given by the employees in decision making process। साथ ही साथ employees should be treated as an integral part of organization in all respects। तो सभी को सम्मान मिले तभी तो मजा आएगा काम करने का, रिस्पेक्ट मिलेगी सबको, तभी तो काम करने में और ज्यादा एनर्जी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। यस, कभी भी एम्प्लॉइज को भी मैनेजमेंट को निराश नहीं करना चाहिए, हताश नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी मांगे रखकर स्ट्राइक्स वगैरह नहीं करनी चाहिए। दोनों को एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हुए काम करना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़े, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में ही छुपी होती है आपकी सफलता। दे शुड ट्रीट ईच अदर एज टू पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये सभी 6 के 6 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आप समझ पाए होंगे। हमने आज पढ़ लिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आंसर का नाम MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन, MDH साइंस एंड कोऑपरेशन। M से मेंटल रिवॉल्यूशन, D से डिवीजन ऑफ रिस्पांसिबिलिटी, D से डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज, H फॉर हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। आखिर में साइंस एंड कोऑपरेशन, दैट इज साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब, और कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जरूर लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाइएगा। हम दोस्तों मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।